Dear students, this is geography class for class 8 and this is the second lesson, that is land, soil and water resources. तो हम इसमें पढ़ेंगे कि लैंड कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, कैसे वाटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट रिसोर्स है और कैसे सॉइल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। तो इसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि लैंड हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ सर्वाइव भी करते हैं, रहते भी हैं लैंड के ऊपर, और जितनी भी चीज़ें बनती हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनते हैं, चाहे वो रोड हो, मकान हो या जो भी चीज़ें हैं, वो सारे सब चीज़ों के लिए या प्रोडक्शन के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, लैंड है। तो किसी भी देश के लिए या किसी भी नेशन के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है कि लैंड उसके पास कितना है और किस तरह का लैंड है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये अर्थ का जो टोटल हम एरिया निकाल दें तो उसमें 29% लैंड है और बाकी जो है वो 71% क्या है, ओशियन है या वाटर है। तो इस पूरे धरती की हम बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो पूरा वर्ल्ड किस पर टिका हुआ है, तो 29% जो लैंड पार्ट एरिया है उस पर टिका हुआ है और बाकी 71% जो है वो ओशियन एरिया है, जहाँ पर कोई इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर या इस तरह का सर्वाइवल संभव नहीं हो सकता है। अब किसी भी देश में जो भी वहाँ पर अवेलेबल लैंड है उसका लोग यूज़ कैसे करते हैं। जैसे बहुत सारे देश में लोग अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो वहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं, जहाँ पर वो मिनरल है वहाँ पर लोग मिनरल की माइनिंग करते हैं। इस तरह से जहाँ पर डेजर्ट है वहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल कुछ और होता है, जहाँ पर माउंटेन है वहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल कुछ और होता है। तो इस तरह से जैसा लैंड का स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह का लैंड होता है, उसके हिसाब से लोगों का लाइफ स्टाइल भी बदल जाता है और लोगों के काम भी बदल जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी होता है कि उस देश में लैंड कितना है और उसका यूज़ कैसे किया गया है, यानी कि लैंड यूज पैटर्न कैसे किया गया है, किस तरह से है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अबाउट 1/10 ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड, यानी कि पूरे धरती में जो 29% लैंड है, जिसको हम लोग अगर पूरा 100% मान लें, तो उस 100% लैंड का कह रहा है कि अबाउट 1/10 ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड इज एरेबल। एरेबल का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चरेबल, यानी कि कृषि कार्य के लिए, यानी कि खेती किया जा सकता है उस पर। तो 1/10 यानी कि 10वां भाग ही जमीन है वैसा जिस पर खेती की जा सकती है। लेस देन 1/3 इज अंडर फॉरेस्ट। 1/3 से कम जो भाग है वो किसके लिए है, तो जंगल है, फॉरेस्ट है। एंड अबाउट 1/4 कंप्राइजेज पास्चर्स, यानी कि पूरे लैंड का 1/4 जो है वो चारागाह है और बाकी जो बचा हुआ है रेस्ट इज आइदर यूज्ड फॉर अदर पर्पसेज और अनप्रोडक्टिव, यानी कि या तो वो किसी काम के लिए नहीं है या फिर दूसरे काम जैसे कि इंडस्ट्री, रोडवेज, एयरवेज वगैरह वगैरह के लिए उसका इस्तेमाल किया गया है। अब इंडिया में जो टोटल लैंड है उसका यूज़ कैसे किया गया है, तो इन इंडिया मोर देन 50% लैंड इज एरेबल। मतलब जितनी ज़मीन भारत में, इस मामले में हम बहुत लकी हैं कि हमारा जो टोटल लैंड है उसका 50% क्या है, खेती लायक है, यानी कि एग्रीकल्चर के लायक है। मोर देन और लेस मोर देन 20% इज फॉरेस्टेड, यानी कि 20% के आसपास, पहले 18% था, 22% के आसपास हो गया है। 20 और 22% जो है वो फॉरेस्टेड एरिया है और 4% के आसपास जो है वो चारागाह है, जो पहले 7% थे वो कम हो गया है और 4% चारागाह है। बाकी जो है वो अनप्रोडक्टिव है, यानी कि वहाँ और एग्रीकल्चर या इस तरह कोई काम नहीं होता है, या फिर वो किसी यूज में नहीं है, या फिर वो दुर्गम जगह है, या फिर वहाँ पर कुछ और काम हो रहा होता है। तो अब हम कैसे लैंड यूज़ करते हैं, हालांकि आपके बुक में जो दिया हुआ है कि 50% लैंड एग्रीकल्चर के लिए है और 4% जो पैस्चर है और 20% से ज़्यादा थोड़ा सा वो फॉरेस्टेड है। जब आप ऊपर क्लासेज में जाएंगे तो फिर उसका पूरा रेशियो देखेंगे कि कितना परसेंट लैंड किस यूज में लाया गया है। अब सॉइल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि बगैर सॉइल के आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्लांट ले लीजिए और उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स डाल दीजिए और उसको हवा में लटका दीजिए, तो वो ग्रोथ नहीं होगा उसमें, क्योंकि बगैर सॉइल का ग्रोथ संभव ही नहीं है। और प्लांट्स जितने भी मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं वो सब सॉइल से करते हैं। तो सॉइल तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कौन सा सॉइल इम्पोर्टेंट है, जिस सॉइल में ह्यूमस है वही सॉइल एग्रीकल्चर के लायक है। जिस सॉइल में ह्यूमस नहीं है
वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है। और ह्यूमस आप जानते हैं कि अपर लेयर में जो जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो वेस्टेज होते हैं वो डिकम्पोज करके मिक्स हो जाते हैं और वो सॉइल के ह्यूमस को बनाते हैं, जो कि उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि हमारा जो है वो लेयर्स कैसे होता है। देखिएगा कि हम एग्रीकल्चर जब करते हैं तो क्या करते हैं कि ऊपरी भाग में करते हैं। आप एक ज़मीन लीजिए, ज़मीन का टुकड़ा लीजिए और उसके ऊपर के 2-3 फीट को हटा दीजिए और उसके नीचे अगर आप प्लांट्स को बोएंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर का जो सॉइल होता है इसमें क्या मिला हुआ है? ह्यूमस मिला हुआ है। ये ह्यूमस मिक्स्ड है, इसलिए ये एग्रीकल्चर के लायक है, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट को मिल जाते हैं। उसके नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सब सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सब सॉइल बोलते हैं। यानी कि ये धीरे धीरे ऊपर जाता है और फिर इसमें जब ह्यूमस मिक्स हो जाता है तो फिर ये एग्रीकल्चर के लायक हो जाता है। लेकिन अगर आप इस लेयर को हटा दीजिए और यहाँ पर प्लांट को बोएंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमस नहीं है। उसके बाद ये वेदर्ड रॉक है, यानी कि रॉक जो है वो टूट गए हैं, क्योंकि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों के टूटने से हुआ है। ये चट्टान टूट टूट के बिल्कुल जो है वो एकदम फाइन पार्टिकल में बदल जाते हैं, महीन कण में बदल जाते हैं और सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये रॉक टूटे हुए हैं, जो और टूट के महीन होंगे तो सब सॉइल बनाएंगे और बिल्कुल महीन हो जाएंगे तो टॉप सॉइल में चले जाएंगे। और सबसे नीचे बेड रॉक है, यानी कि ये रॉक है, चट्टान है, यही टूट टूट के ऊपर जा रहा है, टुकड़ा हो गया तो वेदर्ड रॉक हो गया, उसके बाद सब सॉइल हो गया, उसके बाद टॉप सॉइल हो गया। तो इस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सॉइल के फॉर्मेशन में बहुत सारे जो है वो फैक्टर्स काम करते हैं। तो हम देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। तो पहला तो हो गया क्लाइमेट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा और मॉइस्चर रहेगा तो रॉक्स जल्दी टूटेंगे, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तो वो फैलेंगे और सिकुड़ेंगे तो वो टूटेंगे और इस तरह से जल्दी सॉइल का फॉर्मेशन होगा। तो एक हो गया क्लाइमेट। तो उसके बाद दूसरा हो गया टोपोग्राफी। टोपोग्राफी यानी कि उसकी ढाल किधर है, सनलाइट किधर से आता है और किधर कम पड़ता है, उसके हिसाब से सॉइल के फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल होता है उसका। उसके बाद है ऑर्गेनिज्म और टाइम। तो जैसे ऑर्गेनिज्म भी सॉइल के बनने में, यानी कि रॉक्स के वेदरिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकम्पोज हो जाते हैं तो सॉइल में ह्यूमस के रूप में मिल जाते हैं और उसके फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं। और टाइम, यानी कि ये ऐसा नहीं होता है कि 1 दिन या 2 दिन में हो जाता है, ये लंबा समय लगता है। 1 इंच मोटी सॉइल के लेयर को बनने में करीब 500 से 600 साल लग जाते हैं। तो एक लंबा टाइम लगता है, एक लंबा प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है सॉइल का फॉर्मेशन। तो ये 4 फैक्टर्स मेनली हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में बड़ा रोल प्ले करते हैं। इंडिया में सॉइल रिसोर्सेज के बारे में हम देखते हैं, सॉइल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो इसमें हम बेसिकली टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ते हैं। जैसे ही आप ऊपर की क्लास में जाएंगे तो इसको हम लोग क्लासिफिकेशन के रूप में पढ़ेंगे, यानी कि सॉइल का क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है। तो इंडिया, मैंने पहले कहा कि 50% जो यहाँ का लैंड है वो एग्रीकल्चर के लायक है। इस मामले में हम लकी हैं, क्योंकि बहुत सारे देशों में तो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है या बहुत ना के बराबर है। तो हमारे यहाँ सबसे पहले जो आता है वो है एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल क्या होता है? डिपोजिशन फ्रॉम रिवर्स, नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है और परत दर परत बिछा दी जाती है, उस सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो ये हमारे देश में जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, चाहे वो गंगा हो या सतलुज हो या इंडस हो या ब्रह्मपुत्र हो, ये अपने साथ मिट्टी की नई परत ले आती हैं और अपने बेसिन में बिछा देती हैं हर साल, जिससे वहाँ पर हमेशा जो है वो फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। तो एलुवियल सॉइल बहुत ही फर्टाइल सॉइल होता है, जिसमें हर तरह के प्लांट को हम ग्रो कर सकते हैं। और नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है, जिसमें यूपी, बिहार,
वेस्ट बंगाल, ये जो है ये एलुवियल सॉइल का सेंटर है, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ अपने साथ जो मिट्टी ले आती हैं वो काफ़ी उपजाऊ रहती है, काफ़ी फर्टाइल होती है, और एलुवियल सॉइल इसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद है साउथ इंडिया में जो दक्कन ट्रैप है उस रीजन में ब्लैक सॉइल पाया जाता है। ये आपको पाया जाता है कहाँ पर? तो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इस एरिया में ये पाया जाता है। तो ये जो है ब्लैक सॉइल, इसकी खूबी क्या होती है कि इसमें कॉटन की खेती जबरदस्त होती है, इसीलिए इसको हम लोग कॉटन सॉइल भी कहते हैं। उसके बाद है रेड सॉइल। ये आयरन ऑक्साइड्स में तो रेड होता है, आयरन ऑक्साइड्स के चलते ये रेड दिखाई पड़ता है, लेकिन इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। लेटराइट सॉइल जो होता है वो खासतौर से पठारी एरिया में पाया जाता है, जहाँ पर तेज पानी की धार से मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और जो हार्ड सॉइल है वो रह जाती है। तो ये एग्रीकल्चर के लायक अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत ह्यूमस नहीं रहता है। उसके बाद एरिड सॉइल, जो डेजर्टेड एरिया है उस एरिया में एरिड सॉइल पाया जाता है, जिसको हम लोग रेतीली मिट्टी कहते हैं। इसमें सैंड पार्टिकल ज़्यादा होता है, और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होती है, यानी कि पानी इसमें बहुत जल्दी सूख जाता है। लेकिन इसकी फर्टिलिटी होती है, अगर यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी हम बढ़ा दें तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और माउंटेन सॉइल, माउंटेन सॉइल मतलब कि जैसे जैसे हम पहाड़ों के ऊपर जाते हैं मिट्टी के स्वरूप में बदलाव आता है। नीचे की तरफ जो है वो उपजाऊपन रहती है, ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाते हैं बर्फ बढ़ते चले जाते हैं और मिट्टी उपजाऊपन, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से आप इसको हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो इतने तरह के सॉइल होते हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट होगा वाटर रिसोर्स के बारे में।